नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी कोच में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2025-26 के लिए, जो कि कक्षा 10 का होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए कि आपका एग्जाम किस पैटर्न पर होने वाला है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों इससे यह भी पता लग जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों ये मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर को बहुत तेज़ी तरीके से हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दोस्तों दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1943, 1951, 1979, 1959 ईस्वी में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में मेरे भाई दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और मेरे भाई पहला जो सप्तक था वो आपके 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन से पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्या है रचना सुमित्रानंद पंत की? उर्वशी है, पल्लव है, साकेत है, कमायनी है। इन चारों में से मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। क्या? पल्लव। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक है, सुमित्रानंदन पंत। आप यहाँ पे देखेंगे कि पंत, सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पे पंत आ रहा है सुमित्रानंदन पंत के नाम में। तो प से पंत हो गया और प से पल्ला हो गया। तो मेरे भाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लॉक कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? इन चारों ऑप्शन में से छायावाद की मुख्य विशेषता क्या रही है? प्रकृति का मानवीकरण है, यथार्थ चित्रण है, युद्धों का वर्णन है, भक्ति की प्रार्थना है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण मेरे भाई छायावाद की मुख्य विशेषता है। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? दोस्तों मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे या फिर किस युग के संबंधित वो कवि थे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों कवि थे या फिर किस युग से संबंधित थे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग से संबंधित है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? दोस्तों केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति ने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ग्रियर्सन ने, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने कहा था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। दोस्तों अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं या फिर अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है, या फिर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजात शत्रु। और दोस्तों अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, क्या बता सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में आ सकता है, जो 20 विकल्प आते हैं उसमें आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म हो जाएगा मेरे भाई 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कैसा शुरू के नाटककार थे। 7 नंबर दोस्तों को समझता है, ईलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? ईलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है, किस पर आधारित है? सामाजिक पर, मनोवैज्ञानिक पर, ऐतिहासिक पर, राजनीतिक पर आधारित है? दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक पर आधारित क्या है, इनकी कहानियाँ हैं। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सन 1018 से 1936 का समय क्या है? सन 1018 से 1936 का जो समय हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रसाद युग से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, मिलान कीजिए। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको अपर लेवल एग्जाम में मिलते हैं, जैसे आप 12th फाइनल करते हैं और आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या फिर BA MSc करते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आपके पहले ही 10th में डाल दिया है, तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो आगे का जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इसको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप धड़ाक से मार देंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को करिए अच्छे तरीके से, घबराना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर टाइप करना है। मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और कैसे इसको फिल करना है। पहले इसको आप पढ़िए। पहले दिया है कि मैला आंचल और यहाँ पे दिया प्रेमचंद, यहाँ पे दिया चित्रलेखा, यहाँ पे दिया फणीश्वरनाथ रेणु।
तीसरा दिया है उसने कहा था और सामने दिया है भगवती चरण वर्मा। और चौथा दिया है कफन और तीसरा और यहाँ पे दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला जो है ये ऑप्शन है आपका। यहाँ पे ऑप्शन किस तरह है कि ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है और इसमें पहला का आंसर ख है। ये जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए है, क्या है ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में पहला का आंसर ख है, दूसरा का आंसर ग है, तीसरा का आंसर घ है और चौथा का आंसर क है। वैसे ही ऑप्शन बी में पहला का आंसर ख है, दूसरा का आंसर क है, तीसरा का आंसर ग है और चौथा का आंसर घ है। दोस्तों मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि इसको समझने में बहुत से मेरे भाई बहन गड़बड़ा जाता है, उसका क्वेश्चन जो है गड़बड़ा जाता है, तो इसको आपको समझना है, पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि गड़बड़ाना नहीं है। इसको चलिए हल करते हैं। मैला आंचल आपको बताना है किसकी है, रचना किसकी या फिर कह सकता हूँ किसने लिखा है मैला आंचल को। तो मैला आंचल मेरे भाई आपके लिखा गया है फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके ख से मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि पहला किसका ख से मिल रहा है, पहला किसका ख से मिल रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से। दूसरा इसको क्लियर कर देगा कि दूसरा इसका आंसर क्या होगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा। चित्रलेखा किसका है, तो आप सबको पता है कि चित्रलेखा मेरे भाई ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन ग है जो भगवती चरण वर्मा की है। चित्रलेखा क्या है, भगवती चरण वर्मा की है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, पहला का क्या हो गया ख हो गया, दूसरा का यहाँ पे क्या हो गया ग हो गया। मिलाइए, पहला का ख और दूसरा का ग आपके पहले ऑप्शन में है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है, अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो एक बार और इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। दोस्तों को सब निम्नलिखित में से उपन्यास है, इनमें से उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन, विराट की पद्मिनी, चित्रलेखा, कफन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन मेरे भाई क्या है, यह उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, इस उपन्यास के उपन्यासक कौन है, किसने इस उपन्यास को लिखा है, अगर आपको पता है तो कमेंट का बक्सा खुला है, उसमें अपना क्वेश्चन डाल के बंद कीजिए, वो हमारे पास आ जाएगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए आप बताइए कि सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया है। 11 में दोस्तों को सब पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव मेरे भाई शोक होता है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। 12 में दोस्तों को सब पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहत ओढ़े पीठ श्याम सलोने गात मनोसी नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात उठे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो आपको पंक्ति दी है, ये जो लाइन हमको दी गई है, इसमें अलंकार आपसे पूछा है, इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मनो, और जहाँ पे मानो, जानो इत्यादि जो शब्द आते हैं उसमें मेरे भाई अलंकार होता है बिना किसी दिक्कत के उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा जब जब आएगा मानो, जानो, मनयो, जनो, ये सब जब वर्ड आते हैं तो वहाँ आपका करेक्ट आंसर बिना किसी दिक्कत के उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर हो जाएगा। 13 में दोस्तों को सब बचा है, यह एक सममात्रिक छंद है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्टार यहाँ पे बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यह जो भी है परिभाषा, ये एक परिभाषा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एक परिभाषा है। अब किसका परिभाषा है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो आप परिभाषा याद करिए, जो भी है सोटा की परिभाषा याद करिए, रोला की, चौपाई की और दोहा की, इन सब की परिभाषा याद करिए। और यह एक परिभाषा है, जिसको इनमें से चारों की परिभाषा याद होगा उसको एकदम डाउट नहीं होगा, एकदम मार देगा धड़ाक से, नहीं एकदम आंसर। यह एक सममात्रिक छंद है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 से 13 के व्यायाम से 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मेरे भाई किस चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में। ऑप्शन सी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 में दोस्तों को सबसे प्रहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जो प्रहार शब्द है मेरे भाई उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्र का, आ का, नीर यहाँ पे आधा र है और यहाँ पे प में भी आधा र है, यानी कि पर में भी आधा र है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो प्र का उपयोग किया गया है, प्र और हार, प्र और हार। तो यहाँ पे प्र जो है एक उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है जो पहले लगता है, उपसर्ग क्या होता है पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। 15 में दोस्तों सोचा पंचतंत्र में कौन सा समास है। दोस्तों पंचतंत्र में समास आपसे पूछा है, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय
और यहाँ पे तत्पुरुष है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र, यानी कि यहाँ पे एक संख्याओं जैसा यहाँ पे बोलने में लग रहा है कि संख्याएं इसमें आएंगी। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, द्विगु समास। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो एक बात मैं बता दूँ, द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह लगेगा ऐसे, जैसे माता पिता हो गया, माता पिता, तो इसमें यहाँ पे लगता है बीच में डैश, वही होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यहाँ पे नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर द्विगु, क्योंकि द्विगु मेरे भाई यहाँ पे संख्यात्मक मान होता है, यानी कि वह समास जिसमें संख्याओं का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कौन सा, द्विगु समास। तो पंचतंत्र यानी कि 5, यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है 5, तो 5 क्या है, संख्या है, तो संख्या है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलहवां दोस्तों को सबसे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य क प्रकार का होता है, 2, 5, 6, 8, तो मेरे भाई 8 प्रकार का होता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्रु। आंसू का क्या होता है, करेक्ट आंसर अश्रु होता है तत्सम रूप। 18 दोस्तों को समझिए कर्मवाची में प्रधानता होती है, कर्मवाची में भाई हमेशा कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पूछा है ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से 1 नंबर पक्का कर लीजिए। आपको विभक्ति याद कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एकदम। इसको 100% यहाँ पे 100% यहाँ पे मैं क्लियर से बता दे रहा हूँ, इसको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है मेरे भाई, चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां दोस्तों को निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, मनुष्य है, वचन और कोई, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा कोई, कोई क्या है, एक सर्वनाम है। दोस्तों ये थे अभी तो एमसीक्यू, अभी तो ये एमसीक्यू थे। अब आने वाला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्णात्मक प्रश्न। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का पूछता है, 20 नंबर का, लेकिन अभी जो 50 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन को देखते हैं, वर्णात्मक प्रश्नों को। दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न देखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और दोस्तों ये सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों ये 2-2 नंबर के हैं, यानी कि टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इसका गद्यांश लिखते हैं, संस्कृति और अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, इसका अगर आप आंसर बता देते हैं या फिर एकांत अंश की व्याख्या करते हैं, अगर तीनों का आंसर बता देते हैं तो मेरे भाई आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं घटने वाला है। तो इसको आपको पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। दोस्तों इसका अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं थे, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज तो तरुण है वही विरुद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। तो दोस्तों ये भी 6 मार्क्स का है। अगर आपको वो वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन था अगर नहीं आ रहा है गद्यांश, तो ये आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आपका 6 नंबर गया, सिंपल सी बात है, 6 नंबर गया। दोनों नहीं आएगा तो 6 नंबर गया, सिंपल सी बात है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित पद्यांश पर 3 प्रश्न उत्तर दीजिए। ये भी दोस्तों 6 नंबर के होने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये आ गया तो मेरे भाई 12 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं टोटल। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका अथवा वाला भी मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसका आपको पद्यांश लिखना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकन की व्याख्या करनी है, और कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं ये आपको बता देना है। आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगला दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 जो है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है। अगर आपको इसका आ रहा है तो इसका लिखिए, इसका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि किसी एक का लिखना है, या तो इसका लिखिए या तो इसका लिखिए। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं मेरे भाई, और यह 5 नंबर का आपका होता है, 2 और 5 नंबर का होता है। संदर्भ का 2 नंबर मिलता है और 3 नंबर आपका अनुवाद करने का मिलता है। तो बहुत ही मजेदार होता है ये। अगला दोस्तों है चौथा, संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पे पद्यांश सबको दिया होगा, संस्कृत का पद्यांश सबको दिया है, इसका आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। और दोस्तों ये भी 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का ये भी होता है, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। अगला दोस्तों 5 नंबर देता है, खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने यहाँ पे खंडकाव्य नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको खंडकाव्य अपने ज़िले के अनुसार याद करना होता है। जैसे मुक्तिदूत है वो आपके गाजीपुर ज़िले के अनुसार होता है, और इसको याद करने का एक ट्रिक होता है सिंपल सा। इसमें 4 से 5 स्तर होते हैं। इसमें एक
यहाँ पे होता है कि एक लाइन दी होती है, लिमिट होता है, तो उसमें आपको वही याद करना होता है। 4 से 5 सर्ग होते हैं, आप याद कर लेंगे, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर ये याद नहीं कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप मुख्य पात्र याद कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका 100% क्लियर है कि यही आता है। मुख्य पात्र आता है या फिर इसका जो पात्र का नाम है गांधी जी, तो इसका गांधी जी आ जाएंगे, उसका चरित्र चित्रण कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्ग आएगा नहीं तो गांधी का चरित्र चित्रण आएगा, या फिर मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र गांधी जी हैं, तो आपको 2 ही सिर्फ याद करना है, या तो सर्ग 5 को याद कर लीजिए या फिर गांधी का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगला दोस्तों है 6वां नंबर, लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय आपको लिखना है। 3 दिया है, 3 में से किसी एक का लिखना है और आपको अधिकतम 80 शब्द में लिखना है। और दोस्तों ये 5 नंबर का टोटल होने वाला है। कितना? 5 नंबर का टोटल होने वाला है। इन तीनों में से आप किसी का लिख सकते हैं। वैसे ही पद्यांश की बात करेंगे तो पद्यांश यानी कवियों की बात करेंगे तो कवियों में से आप 3 का लिख सकते हैं। किसी एक का टोटल 5 नंबर आपको मिल जाने वाला है। अगला दोस्तों है 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए, उसमें आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे संस्कृत में उत्तर देना है किसी 2 का, इसका आ रहा है, इसका 2 का सिर्फ आपको देना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 का देंगे, आपको टोटल 2 नंबर यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अगला दोस्तों दिया है 10 नंबर, उससे पहले हम 10 कर लेते हैं, 9 हम बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। 10वां दिया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं उपलब्ध होने का उल्लेख हो। दोस्तों ये 4 नंबर का टोटल होने वाला है। उसके अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, नीचे वाला जो दिया है, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, आपकी रुचि किसमें है, ऐसे ऐसे करके आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया क्योंकि यही सबसे अधिक मार्क्स का होता है, सबसे अधिक नंबर का होता है। 7 नंबर, टोटल 7 नंबर का होता है सबसे अधिक का। तो इसको आप किसी भी हाल में करिएगा, भले ही कुछ छूट जाए लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। टोटल 7 नंबर का होता है मेरे भाई, 1% से भी अधिक का यह होता है। समझ सकते हैं 1% कितना मायने रखता है आपके लिए। तो 1% मेरे भाई बहुत होता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको पूछा है कि किसी एक पर निबंध लिखिए, टोटल 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, विज्ञान वरदान है आप इस पर लिख सकते हैं, यातायात के नियम पर लिख सकते हैं, या फिर जनसंख्या लाभ है या फिर हानि है, इस पर आप लिख सकते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही एकदम आप गर्दा मचाने वाला है एकदम बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए अंग्रेजी की, विज्ञान की या फिर अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं उसका, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, या फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनका, अगर आपको सेट वाइज सेट अगर चाहिए पूरा हल एमसीक्यू और वगैरह वगैरह, तो मैं ज़्यादातर एमसीक्यू ही बनाऊंगा क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादातर एमसीक्यू ही बनाने वाला हूँ आपसे। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए और भी पेपर्स के मॉडल पेपर, तो मेरे भाई आप कमेंट कीजिए या फिर लाइक कर दीजिए या फिर आप बता दीजिए कि हाँ भैया चाहिए, मैं आपको जरूर वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।